सऊदी अरब ने इराकी हवाई क्षेत्र से सीमा में घुसे 3 ड्रोन को रोक लिया। यह दिखाता है कि खाड़ी देश अभी भी ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों के लिए असुरक्षित हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि साम्राज्य अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ और सऊदी क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ये घटना अबू धाबी के बाराकात न्यूक्लियर प्लांट के पास कथित ड्रोन हमले के अगले दिन सामने आई है। इससे सवाल उठता है कि क्या इराक की मिलिशिया नए रास्ते तलाश रही हैं और इसका संघर्ष विराम पर क्या असर होगा। डॉक्टर कैनेथ एम पोलॉक मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर पोलॉक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में इस घटना के बाद अपने सऊदी समकक्ष से फोन पर बातचीत की। क्या तेहरान सऊदी अरब को आश्वस्त करना चाहता है कि वो तनाव नहीं बढ़ाएगा, या फिर क्या ये खुद को उन प्रॉक्सी गतिविधियों से दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता? सबसे पहले निकोल, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे पुराने दोस्त एम्बेसडर रेगाफ को भी मेरी शुभकामनाएं दें। इस मुद्दे पर हमें समझना चाहिए कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच शुरू से ही बैक चैनल बातचीत हो रही थी, युद्ध से पहले भी। जहां तक उन बैक चैनल्स में क्या चल रहा है, इसका ठीक ठीक पता लगाना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए वो यही है, ईरानियों ने लगातार सभी खाड़ी देशों को ये संदेश दिया है कि अब उनके पास नई क्षमताएं हैं जिन्हें उन्होंने दिखाया भी है, जो सऊदी, अमीराती व अन्य खाड़ी देशों को हर तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ औपचारिक वार्ताओं में जो भी हो। मेरी एक चिंता यह है कि खाड़ी देशों के साथ अनौपचारिक बातचीत चल रही है जिसमें ईरानी खाड़ी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये युद्ध खत्म होने के बाद भी वे खाड़ी देशों से अलग भुगतान मांगेंगे, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें न चलाएं तो आपको नियमित भुगतान करना होगा। यही ईरान का तरीका है। ये देश ब्लैकमेल करता है और जब रेवोल्यूशनरी गार्ड का पूरा नियंत्रण होता है तो मेरा अंदाज़ा है कि ये उन बातचीतों का एक बड़ा हिस्सा है। मेरा मानना है कि ड्रोन हमलों का यही मकसद है। ईरानी बस सऊदी और खाड़ी देशों को याद दिला रहे हैं कि हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। क्या कोई संकेत है कि खाड़ी देश इस ब्लैकमेल का शिकार हो सकते हैं? यूएई ने तो ईरान के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। तो अगर ईरानी इन खाड़ी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करे, क्या वे इस जाल में फंस सकते हैं? ये निश्चित रूप से संभव है निकोल, और मेरी नज़र में ये इस युद्ध के लिए सबसे बुरा परिणामों में से एक होगा। यही एक वजह है कि खाड़ी देश ट्रंप प्रशासन पर इस युद्ध के लिए अच्छा परिणाम लाने का इतना जोर दे रहे हैं जिसमें ईरान को पूरी तरह से पराजित दिखाया जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद भी उन्हें ईरानियों के साथ रहना होगा। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरानियों द्वारा इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार न हो, और वे समझते हैं कि आखिरकार ऐसा करने की उनकी क्षमता बहुत सीमित रहने वाली है। आखिरकार युद्ध का अच्छा अंत सुनिश्चित करना राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें डर है कि अगर राष्ट्रपति ने ईरानियों के आगे रियायत दी तो उन्हें भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा। खैर, इस बीच इराक को एक नया प्रधानमंत्री मिला है, अली अल जैदी, और वे कहते हैं कि वे हथियारों को राज्य के नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन आइए इस हालिया ड्रोन घटना पर नजर डालते हैं। क्या ये इस बात की शुरुआती परीक्षा है कि क्या बगदाद वास्तव में ईरान समर्थित मिलिशियाओं पर काबू पा सकता है, या ये इस बात का संकेत है कि इराक के अंदर ईरान का प्रभाव बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है? सबसे पहले हमें नहीं मानना चाहिए कि इराक में ईरान का प्रभाव घट रहा है। इसके कोई संकेत नहीं है। आखिरकार बगदाद में जो सरकार बनी है वो अंततः उस चीज़ पर आधारित है जिसे हम अंग्रेज़ी में कोऑर्डिनेटिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। उनके ईरानियों से बहुत करीबी संबंध है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ये बिल्कुल भी कम हुआ है। अली अल जैदी एक व्यवसायी हैं, उनका राजनीति में कोई अनुभव नहीं है। ये बहुत अस्पष्ट है कि वो इराकी राज्य के पुनर्गठन और हश्द अल-शाबी मिलिशिया, खासकर ईरान समर्थित मिलिशिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाने के मामले में क्या कर पाएंगे। जहाँ तक इस विशेष ड्रोन हमले का उससे संबंध होने या न होने की बात है, ये निश्चित रूप से कहना असंभव है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता। सबसे पहले हमें नहीं पता कि ये ड्रोन इराक से आए थे या ईरान से आए थे और बस इराक के ऊपर से उड़कर आए थे। दोनों ही संभावनाएं हैं। अगर ये इराक से उड़ाए गए थे तो वजह साफ नहीं है।
सप्ताहांत में इराकी रेगिस्तान में गुप्त इजरायली ठिकानों की खबरें आई थीं। यह एक या एक से अधिक इराकी समूह हो सकते हैं जो ऐसी किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आखिरकार जो संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है वो ये है कि ईरान का इराक में अब भी ज़बरदस्त प्रभाव है। ईरान इराक के ज़रिए खाड़ी देशों पर हमला कर सकता है, जिसे खाड़ी देशों को याद रखना चाहिए। केन, अगर ये युद्ध फिर से शुरू होता है तो आप खाड़ी देशों को क्या सलाह देंगी कि वे ईरान को एक मजबूत संदेश भेजें कि वे इन दबंगई वाली रणनीतियों का शिकार नहीं हो सकते? मुझे लगता है आप सही हैं। अगर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो तो उन्हें अमेरिका के साथ मजबूती से रहना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि खाड़ी देशों की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वे ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट रूप से बता दें कि इन वार्ताओं और इस संघर्ष के अंतिम समाधान में वे क्या स्वीकार्य मानेंगे। आप जानते हैं, ये युद्ध सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं बल्कि इजराइल ईरान और खाड़ी देशों ईरान के बीच भी है। ये उन सभी देशों के बारे में है जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का उपयोग तेल या ऊर्जा स्रोत निकालने या निर्यात के लिए करते हैं। हर किसी की इसमें हिस्सेदारी है और आखिरकार अमेरिका को उस मेज़ पर सिर्फ अमेरिका के तौर पर नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय के नेता के रूप में बैठना होगा। ये ऐसा समाधान होना चाहिए जो हम सभी के लिए काम करे और इस ईरानी शासन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी सदस्य को ब्लैकमेल करने की कोई क्षमता न दे। केन पोलाक, एज आई 24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निको, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टूडियो लौटते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर मार्क रेगेव हैं। मार्क, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो उसका क्या मतलब होगा और ईरान इस दबाव को अभी कैसे महसूस कर रहा है? रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कूटनीतिक सफलता के लिए क्या जरूरी होगा? तो अब गेंद साफ तौर पर ईरान के पाले में है। मेरा मतलब है, ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इसे ख़त्म करने के लिए उन्हें क्या चाहिए। उन्हें परमाणु मुद्दे पर ईरानियों से ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और उन्होंने अपने पत्ते खुलकर सामने रख दिए हैं। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर डस्ट, जैसा कि वो इसे कहते हैं, यानी 60% तक समृद्ध किया गया यूरेनियम, उसे ईरान से हटाना होगा और उनकी यूरेनियम समृद्ध करने की क्षमता ख़त्म करनी होगी। मुझे लगता है क्या करना है स्पष्ट है, लेकिन ईरान ने अब तक सहमति नहीं दी। अब बल प्रयोग की धमकी, सैन्य संघर्ष में वापसी की धमकी निश्चित रूप से ईरानियों को चिंता में डाल रही है। इस बीच उस फैसले से पहले भी ये तथ्य कि अमेरिकियों ने ईरानी तेल के निर्यात पर यह नाकाबंदी लगा दी है, ईरानी लोग परेशान हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रंप ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है। बल प्रयोग की धमकी के बिना भी वो बस उनके झुकने का इंतजार कर सकते हैं और अमेरिकी आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके उनके समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, अपने ही सैनिकों को वेतन देने की उनकी क्षमता, एक देश के रूप में उनके जीवित रहने की क्षमता को कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ईरानी दबाव में है और मुझे लगा कि मैंने आज उस दबाव का संकेत देखा जब मैंने एक वायर एजेंसी की रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया था कि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी लचीलापन दिखा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वो संभावित ईरानी समझौते के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। मैं दर्शकों को ये उम्मीद नहीं देना चाहता कि ये जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिशा जिस तरह से ये सब आगे बढ़ रहा है वो बहुत सकारात्मक दिखाई दे रहा है और अंत में ईरान किसी न किसी तरह से उस बात पर सहमत हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु मुद्दे पर मांग रहा है। जब आप ईरान के बयानों की बात करते हैं तो आज सुना कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन के लिए नया निकाय बना रहे हैं। तेहरान इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर अपने नियंत्रण को औपचारिक बनाना चाहता है। तो जब बात उन संदेशों की आती है जो बाहर भेजे जा रहे हैं, यहाँ तक कि खुद ईरानियों के लिए भी जो इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर नियंत्रण को औपचारिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें आगे क्या देखना चाहिए? जब वहाँ की बातचीत की बात आती है और ईरान द्वारा वहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को दी जाने वाली धमकियों की बात आती है, तो जाहिर है कि ये कुछ ऐसा है जो अस्वीकार्य है और ये ना सिर्फ ईरानियों के लिए बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए और खाड़ी से सटे अरब देशों के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। ईरान का ये कहना कि ये सिर्फ उसका जलमार्ग है, क्या अर्थ है? इसके परिणामों पर सोचिए। कल्पना कीजिए कोई देश अपने पास के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अचानक रोक दे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बदल जाएगा। सोचिए तुर्क ऐसा करे तो क्या होगा? पनामा और इंडोनेशिया के लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए।
जैसे ही ये पेंडोरा का पिटारा खुलता है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या सामने आती है और यही वजह है कि कोई भी इस एक तरफा ईरानी मांग से सहमत नहीं हो सकता। ये साफ है कि ये सिर्फ उनका तरीका है बाकी सभी पर दबाव डालने का। हमें अपने लक्ष्य यानी ईरानी परमाणु मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर ध्यान देना है।